ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। चूँकि कैदी अभी तक समुंदर से बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। उसने कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा करा रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी ना था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उन तमाम कैदियों से जो अभी तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, उनसे मालूमात लेनी है। उसने इस कैदी की तरफ देखा, ये आदमी कमांडर मालूम होता है, इसे नज़र में रखना और जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछगछ करें। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियाँ टूटी हुई हैं। इन्हें फ़ौरन ज़ख्मी कैदियों के खीमों में पहुंचाओ, इन्हें खिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ ज़ख्मी कैदियों के खीमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खीमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खीमा नस्ब किया जा रहा था। वहाँ से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खीमे थे, वहाँ भी एक खीमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी ज़मीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खीमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खीमे में चली गईं और जख्मियों के उनके अपने खीमे में ले जाए गए। एक संतरी लड़कियों के खीमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खीमे से निकलकर उस खीमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों के लिए बनाए गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा, उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वह जख्मियों के खीमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों और 6 जख्मियों के खीमे के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीक होने लगी। कैम्प के गुलगुपाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात के सुकूत में कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहरे रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो जख्मी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे। यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे के अंदर दिन का समा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा हैं। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नज़र नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी ज़रूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन अली बिन सुफियान आ जाए तो पता चले कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सुलेबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अय्यूबी खुद मिस्र आ गया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फ़ौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अय्यूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नज़र रखे और बगावत को अपने खुसूसी फ़न से दबाने की कोशिश करे। उसे अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर वहाँ के हवालों कवायद बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अय्यूबी बेचैन हुआ जा रहा था। सालारों के साथ काहिरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था। उसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7वीं लड़की जाग रही थी जिन्हें सुल्तान अय्यूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खीमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खर्राटे लेने लगी। संतरी ने देखा 7 हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिराया और खीमे के साथ लगकर बैठ गया। खीमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इस तरह कानों कानों में यह इत्तला 7वीं लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खीमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी
आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे, इसलिए ऊपर वाले कंबल को इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे कि उनके नीचे कोई लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सरकती खीमे के दरवाजे तक गई, पर्दा उठाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि यह समुंदर से बचकर निकली हुई पनाहगुज़ी लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो है नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खीमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने उस खीमा का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहाँ कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पांव से सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थी, वो उनकी ओट में सरकती हुई खीमे के करीब पहुंच गई। मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी उसे सियाह साई की तरह नजर आ रहा था। वो अब 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खीमे का और दूसरा जख्मियों के खीमे का। उसे डर ये था कि वो जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटने के बल चलती खीमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता कराह रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खीमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से श की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, राबिन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मूबी। राबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। उसे अपने पास लिटाकर ऊपर से कंबल डाल दिया। बोला, संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मोहरे से जिस्म जत्थे से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नज़र रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। कितने जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रॉबिन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। उन्हें बताया कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊं और सूडानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और उनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूँगा जो अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। उसने ज़रा गुस्से से कहा। मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अयूबी को मैंने जिंदा देखा है। क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हरामखोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये कि तुम 7 की 7 लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गईं? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा है, रॉबिन, मोबी ने कहा। तुम कहते हो खुदाए यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किस गुनाह की सज़ा दे रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी इसलिए ज़िंदा है कि तीर उसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रॉबिन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने तीर चलाया था। क्रिस्टोफर का तीर खता गया। रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह अगस्टन को हैरान कर दिया और उसकी ज़ाती तलवार इनाम में ली थी, यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा सलाहुद्दीन अयूबी उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला ज़्यादा था, मूबी ने कहा, और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली आंख में मच्छर पड़ गया। उसी हालत में तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मूबी ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी साहिल पर गया था तो उसके 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए थे। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था
क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तरकुश और कमान रेत में दबाकर और ऊपर ऊंट बैठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वह 5 मराकिश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समुंदर से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली, उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ भी ना मिला। वो हम सबको सुल्तान अय्यूबी के सामने ले गए। हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली ज़बान के सिवा और कोई ज़बान नहीं जानती। क्रिस्टोफर ने अय्यूबी से कहा कि वो हमारी ज़बान जानता है। हम 7 लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मोबी ने राबिन को वो सारी बातें सुनाई जो सुल्तान अय्यूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजिरों के भेष में थे, हमले से 2 रोज़ पहले साहिल पर उतर गए थे। 5 आदमी सुलेबियों के तजर्बाकार जासूस और कमांडो थे और लड़कियां भी जासूस थीं। जासूसी के अलावा उनके ज़िम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसें। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तखरीबकारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल था। 5 मर्दों का यह मिशन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ख़त्म करना और नाजी के साथ राब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की ज़बान रवानी से बोल सकती थीं, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया। राबिन उस शोबे का सरबराह था, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाल में नहीं फांस सकती? राबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबी ने कहा। उसने हमारे मुताल्लिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खीमे में बुला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सालारों और मुहाफिजों के नरगे में रहता है। इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और मुहाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे को घेर रखा है। वो 5 कहाँ हैं? राबिन ने पूछा। थोड़ी दूर हैं, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मोबी, राबिन ने कहा, इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सुलेब पर हाथ रखकर हलफ तो सबसे लिया गया है, लेकिन एक सिपाही के हलफ में और मेरे हलफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, मेरे फ़राइज़ को देखो। आधी जंग मुझे ज़मीन के नीचे और पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम 7 और वो 5 अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सुलेब जवाब मांग रही है। उसने गले में डाली हुई स्लेब हाथ में लेकर कहा, मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। उसने मोबी के सीने पर हाथ फेर कर उसकी सुलेब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, इस सुलेब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फ़र्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतवक्के मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बहरे रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं, धोखा था। तुम अपने खीमे में वापस जाओ और उन लड़कियों से कहो कि खीमे में ना पड़ी रहें। बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलें, उसके सालारों से मिले, बेतकल्लुफ़ी पैदा करें, मुसलमान होने का झांसा दे। आगे वो जानती है कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या है। मोबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, राबिन ने कहा। मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं, हालांकि ये मुसलमानों के वायसराय मिस्र की अपनी फ़ौज है। अय्यूबी ने आकर मिस्री फ़ौज तैयार कर ली है, सूडानी उसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि यह खत नाजी का ही है और मैं कोई धोखा नहीं। मगर हमारे साथ तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये कैसे हुआ, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह आगस्टन ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मोबी,
शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी, वो मुझे सजाए मौत से कम क्या सजा देगा। सुलेब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा। मैं सब जानती हूँ, मोबी ने कहा। जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ मैं क्या करूँ। निहायत ज़रूरी ये है कि अय्यूबी ज़िंदा ना रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे उस कैद खाने में ज़िंदा रहे जहाँ वो उम्र के आखिरी घड़ी तक सूरज न दिख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नज़र न आए। तुम पहले अपने खीमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो। उन्हें खास तौर पर यह ज़हन नशीं करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आँखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसे बेकार करना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के काम का ना रहे, और अगर हो सके तो उसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि दो मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास पहुंचो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना मेरे तीर को अय्यूबी पर आकर ही खता होना था। अब इस गुनाह का कफ़ारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। मुझे यकीन हो गया है कि मुसलमानों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, उन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। ज़रूरी हो गया है कि उनके हुक्मरानों का और अस्करी क़यादत का जज्बा ख़त्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तो दोस्तों, आपने देखा वो 7वीं लड़की मोबी और राबिन और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के कैंप पर ही रहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल की प्लानिंग कर रही है। और ये 7वीं लड़की मोबी और राबिन अपनी तकरीबकारियों के जरिए किस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँचते हैं और अली बिन सुफियान आकर अपने जासूसी फन व हुनर से किस तरह उनसे उनके राज निकालते हैं।